Good evening, students. Today I will continue the topic Plasmodium, and this Plasmodium topic is need based, as we all know. So today I will continue the topic, okay, and the topic is effect of hemogen granule. We all know that when the RBC cell rupture, it releases a hemogen granules, and this hemogen granules cause shivering, chilling effect and fever in a human body. That is a common symptoms of a malaria patient. Okay, so let's start first with effect of hemogen granule. टॉपिक क्या है आज का? प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम, okay, and this is a need based topic. Need based. Now our today's first subtopic is effect of hemogen granules. Effect of hemogen granules. Okay, so we all know, due to the toxic effect of hemogen on our body, symptoms of malaria appear. Due to toxic effects of hemogen granules, okay, what happens? Symptoms of malaria occurs. अब क्वेश्चन है कि व्हाट आर द इनिशियल सिम्टम्स ऑफ मलेरिया. इनिशियल सिम्टम्स ऑफ मलेरिया. इनिशियल सिम्टम्स क्या है मलेरिया का? नॉसिया, कॉन्स्टिपेशन, वीकनेस इन द बॉडी, बॉडी पेन. नॉसिया जिसको जी मचलना बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन कब्जियत जिसको बोलते हैं हिंदी में, कॉन्स्टिपेशन, ओके, वीकनेस इन द बॉडी, वीकनेस इन द बॉडी, और क्या है? बॉडी पेन. ठीक है, ये सब इनिशियल सिम्टम्स है किसका? मलेरिया का. नाउ बोला जा रहा है कि आफ्टर 2 to 3 इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, जब ह्यूमन बॉडी में 2 से 3 इरिथ्रोसाइटिक साइकिल होगा, हेमोजन ग्रेन्यूल्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी. आफ्टर, ओके, 2 or 3 erythrocytic cycle, when the plasmodium infect RBC, erythrocytic cycle, okay, hemogen granules produce in large quantity, इसका मतलब क्या होता है? दैट इज इंक्रीज इन नंबर. वो नंबर में इंक्रीज कर जाएगा, संख्या में बढ़ जाएगा. तो जब नंबर में इंक्रीज कर जाएगा, एक्चुअल सिम्टम्स ऑफ मलेरिया ऑकर इन द मलेरियल पेशेंट, एंड देन एक्चुअल सिम्टम्स ऑफ malaria occur in, and then actual symptoms of malaria occur in malarial patients. ठीक है, and this is called पेरोक्सिम ऑफ मलेरिया. इसको क्या कहा जाता है? एक्चुअल सिम्टम्स को
paroxysm of malaria. This is called paroxysm of malaria. Paroxysm of malaria. इसमें 3 स्टेज है. Paroxysm of malaria contain 3 stage. Riger stage, first, febrile stage, second, and defervescent stage, third. It consists of 3 stages. क्या क्या 3 स्टेज है? पहला राइगर स्टेज, ओके. दूसरा क्या है? फिब्राइल स्टेज, फेब्रिल स्टेज, FEBRILE. और थर्ड क्या है? डिफरवेसेंट स्टेज, डिफरवेसेंट स्टेज. अब ये तीनों स्टेज में होता क्या है? राइगर स्टेज में क्या होता है कि पूरे बॉडी में देयर इज अ ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ आवर मसल्स. हमारे बॉडी में जब ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा बॉडी मसल्स में, इट कॉज सीवरिंग एंड कोल्ड सेंसेशन. ये क्या कॉज करेगा? सीवरिंग एंड कोल्ड सेंसेशन. कब ये कॉज करेगा? ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल. लगातार जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो इससे कुछ देर के बाद लेकिन ये सीवरिंग स्टॉप हो जाएगा और सडनली ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हाईली राइज कर जाएगा ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल. एंड दिस हाई राइज इन टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम मलेरिया इज वेरी गुड बिकॉज द इंटरनल हाई टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी इज अनफेवरेबल फॉर प्लाज्मोडियम ग्रोथ. हमारे बॉडी का जो हाई टेम्परेचर है ये प्लाज्मोडियम के ग्रोथ के लिए फेवरेबल नहीं है. तो फेब्राइल स्टेज में क्या होगा? हाई टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाएगा. और जो डिफरवेसेंट स्टेज है इसमें क्या होगा? स्वेटिंग स्टेज कहा जाता है इसको. स्वेटिंग यानी पसीना होगा, स्वेटिंग स्टेज. और जब स्वेटिंग स्टेज होगा तो जब पूरा पसीना आने लगेगा तो पेशेंट फील अ वेलबींग, उसको लगेगा वो बहुत अच्छा महसूस करेगा. लेकिन बोला जा रहा है कि इस स्टेज में इरिथ्रोसाइटिक साइकिल फिर से दोबारा स्टार्ट होता है और फीवर जो है वो रिपीट करता है फिर से दोबारा एट सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम. स्वेटिंग होने के बाद फिर से क्या स्टेज होता है? इरिथ्रोसाइटिक स्टेज रिपीट करता है और फिर से रीअकरेंस ऑफ फीवर होता है आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम. किस स्टेज में? डिफरवेसेंट स्टेज. यानी 3 स्टेज है, सीवरिंग और कोल्ड राइगर स्टेज में, हाई फीवर फेब्राइल स्टेज में और स्वेटिंग डिफरवेसेंट स्टेज में. सो दीज आर द 3 स्टेज विच आर इंक्लूडेड इन पैरोक्सिम ऑफ मलेरिया. यहां तक समझ आ गया? ठीक है. अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे. ठीक है. नेक्स्ट स्टेज क्या है? नेक्स्ट स्टेज है पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक साइकिल. पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक साइकिल. पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक साइकिल. इसमें कहा जाता है कि सम टाइम मेरोजॉइट विच आर फॉर्म्ड बाय इरिथ्रोसाइटिक स्टेज, इरिथ्रोसाइटिक स्टेज में याद करो 3 पढ़ाए थे. प्री, ठीक है, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज, फिर ठीक है ये सब था. तो लास्ट स्टेज ह्यूमन बॉडी में क्या था? इरिथ्रोसाइटिक साइकिल. तो बोला जा रहा है कि सम टाइम इरिथ्रोसाइटिक साइकिल का जो प्रोडक्ट है मेरोजॉइट वो ब्लड से स्किप कर जाता है और वो लीवर सेल में एंट्री कर जाता है और वो लीवर सेल में कई दिनों तक इनएक्टिव रहता है. तो लिखेंगे समटाइम्स मेरोजॉइट्स
formed in the, sometimes merozoite forms in the erythrocytic cycle, जो कि ह्यूमन बॉडी में होता है, skips from the blood, ये ब्लड से स्किप कर जाता है, ठीक है। और ब्लड से स्किप करने के बाद एंड इंटर इनटू लीवर, और ये किसमें, लीवर सेल में एंट्री कर जाता है। दिस मेरोजॉइट, दीज मेरोजॉइट्स रिमेन इनएक्टिव इन लीवर, इनएक्टिव इन लीवर। ये जो मेरोजॉइट्स है ये लीवर में इनएक्टिव रहता है कई दिनों तक, ठीक है। आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, these merozoites, okay, become active. ये मेरोजॉइट्स क्या होगा, ये become active in liver, ये लीवर में एक्टिव हो जाएगा। और लीवर में जब ये एक्टिव हो जाएगा, इट मल्टीप्लाई इन नंबर, वो अपने नंबर को इंक्रीज करेगा, ठीक है। और इससे मलेरिया दोबारा होगा, विच कॉज मलेरिया अगेन, जो क्या कॉज करता है, विच कॉज मलेरिया अगेन, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलैप्स होना, मलेरिया का दोबारा हो जाना, मलेरिया अगेन। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, after a long time, malaria is repeated again, मलेरिया दोबारा हो जाता है, ठीक है। और मलेरिया जब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम रिपीट होता है, कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, रिलैप्स ऑफ मलेरिया, रिलैप्स ऑफ मलेरिया, ठीक है। ये हो गया रिलैप्स ऑफ मलेरिया। बोला जा रहा है पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक साइकिल अगर होगा तभी मलेरिया का रिलैप्सिंग होगा। ये प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम में एब्सेंट होता है, यानी अगर प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम से किसी को मलेरिया एक बार होता है तो वो दोबारा नहीं होता, रिअकरेंस नहीं होता है उसमें। तो लिखेंगे पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक साइकिल is not found in Plasmodium falciparum, Plasmodium falciparum में पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक साइकिल नहीं होता है। सो रिलैप्स ऑफ मलेरिया, डज नॉट ऑकर, इसलिए मलेरिया दोबारा होने का चांस इस पेशेंट में नहीं है अगर वो प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम से इफेक्टेड है। लेकिन कहा जाता है लॉन्गेस्ट रिलैप्स ऑफ मलेरिया, मलेरिया बहुत लंबे समय के बाद फिर से हो जाता है, ऐसा सबसे ज्यादा चांस किसमें पाया जाता है, प्लाज्मोडियम मैलेरी। लॉन्गेस्ट रिलैप्स ऑफ malaria is found in, किसमें पाया जाता है, प्लाज्मोडियम मैलेरी, ठीक है, प्लाज्मोडियम मैलेरी, ठीक है। कितने दिन तक, मे बी अप टू 3 years, 3 साल के बाद भी ये रिलैप्स कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। इसमें कहा गया कि जो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल में जो मेरोजॉइट प्रोड्यूस होता है वो ह्यूमन ब्लड से स्किप करके लीवर में इंटर कर जाता है, और लीवर में
लंबे समय तक इनएक्टिव होता है। लंबे समय के बाद जब ये मेरोजॉइड एक्टिव होता है लीवर में, तो ये मल्टीप्लाई करता है और दोबारा मलेरिया को कॉज करता है, और इसको कहते हैं रिलैप्स ऑफ मलेरिया, मलेरिया का दोबारा हो जाना। ठीक है। पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक साइकिल प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम स्पीसीज में नहीं होता है, जिस कारण से प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम से जो मलेरिया कॉज होता है वो रिलैप्स नहीं करता है। लेकिन सबसे लंबे समय के बाद, आफ्टर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मलेरिया विल रिलैप्स इन द स्पीसीज कॉल्ड प्लाज्मोडियम मैलेरी, दैट इज अप टू 3 years। 3 साल के बाद भी वो रिलैप्स कर सकता है। ठीक है। यानी जो मेरोजॉइड्स लीवर में एंट्री किया वो 3 साल के बाद भी एक्टिव हो सकता है। ओके, यहां तक समझ आया? और नेक्स्ट, गैमेटोसाइट स्टेज। नेक्स्ट है गैमेटोसाइट स्टेज। गैमेटोसाइट स्टेज। ठीक है। देखो इसमें क्या है, व्हेन मैनी इरिथ्रोसाइटिक सेल कंटिन्यू, जब बहुत सारा इरिथ्रोसाइटिक सेल ह्यूमन बॉडी में कंटिन्यू होगा और फाइनली कंप्लीट होगा, तो मेरोजॉइड इंटर करेगा आरबीसी को। ठीक है। और वो एक न्यू स्टेज बनाएगा, दैट स्टेज इज कॉल्ड गैमेटोसाइट। व्हेन मैनी erythrocyte when many erythrocyte cycles completed, जब बहुत सारे एरिथ्रोसाइटिक साइकिल ह्यूमन बॉडी में कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा, देन मेरोजॉइड्स इंटर द आरबीसी। मेरोजॉइड्स फिर से आरबीसी में एंट्री करेगा एंड फॉर्म्स करेगा, और वो आरबीसी के अंदर उस समय क्या फॉर्म करता है, फॉर्म्स अ न्यू स्टेज। उस न्यू स्टेज को क्या बोलते हैं, गैमेटोसाइट। गैमेटोसाइट का दूसरा नाम गैमोन्स। गैमोन्स। तीसरा रेसिस्टेंट ट्रोफोजॉइट सीजोन्ट। रेसिस्टेंट ट्रोफोजॉइट सीजोन्ट। नाउ इस मेरोजॉइड में स्टेज में रॉप्ट्रिस भी पाया जाता है। रॉप्ट्रिस क्या है, याद करो हमने पढ़ा था कि जब इसमें सिक्रेटरी वेसिकल्स और एपिकल सेल्स आपस में फ्यूज हो जाता है, इसको रॉप्ट्रिस स्टेज कहा जाता है। तो लिखेंगे मेरोजॉइड्स, मेरोजॉइड्स स्टेज कंटेन रॉप्ट्रिस। रॉप्ट्रिस। ठीक है। अब देखो गैमेटोसाइट जो है, इट इज द लास्ट स्टेज इन द ह्यूमन बॉडी। प्लाज्मोडियम का जो लास्ट स्टेज ह्यूमन बॉडी में होता है, दैट इज गैमेटोसाइट। गैमेटोसाइट इज द लास्ट स्टेज इन ह्यूमन बॉडी। इन ह्यूमन बॉडी क्या होगा, फर्दर डेवलपमेंट जो है गैमेटोसाइट का, इट ऑकर इन फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, बिकॉज जो हाई टेम्परेचर है हमारे बॉडी में, इट इज नॉट सुटेबल फॉर द फर्दर ग्रोथ ऑफ द गैमेटोसाइटिक स्टेज। ओके, दैट मीन्स द बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम, द बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम विच इज प्रेजेंट इन प्लाज्मोडियम, ठीक है, मेक इट कंपेटेबल फॉर फर्दर ग्रोथ ऑफ द गैमेटोसाइट्स। ठीक है। सो गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन
और गैमेट्स लिखेंगे। गैमेट्स जो है वो बेसिकली क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में जो गैमेट्स है, गैमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम लेट इवनिंग, फ्रॉम इवनिंग लिख देते हैं, टू लेट नाइट, लेट नाइट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, लेट नाइट मतलब मिड नाइट। गैमेटोसाइट, गैमेटोसाइट्स, ठीक है, which reach in female Anopheles body, female Anopheles body undergo growth या are developed but which remain if the human body degenerates, लेकिन जो ह्यूमन बॉडी में रह जाता है वो डिजेनरेट कर जाता है इन द मॉर्निंग, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन का जो हाई टेम्परेचर है बॉडी का, वो इस गैमेटोसाइट के फर्दर ग्रोथ को असिस्ट या बोल सकते हो सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। यहां तक समझ आ गया आप लोग को। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेज पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, जो गैमेटोसाइटिक स्टेज है इसमें टू टाइप्स ऑफ गैमेटोसाइट्स आर फॉर्म, टू टाइप्स ऑफ गैमेटोसाइट्स आर फॉर्म। क्या क्या, माइक्रो गैमेटोसाइट एंड मैक्रो गैमेटोसाइट। माइक्रो गैमेटोसाइट एंड मैक्रो गैमेटोसाइट्स, मैक्रो गैमेटोसाइट्स। नाउ from here on the next part of this gametocyte development is occurring in female Anopheles body। अब ये फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के बॉडी में चला जाएगा। जब वो मेरियल ह्यूमन बॉडी को बाइट करेगा तो ये गैमेटोसाइट उसके माउथ के थ्रू उसके स्टमक में चला जाएगा और स्टमक के क्रॉप पार्ट में चला जाएगा, ठीक है। स्टमक में कहा जाएगा, स्टमक को क्रॉप पार्ट भी कहा गया कुछ बुक में। तो देखो अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन फीमेल एनोफिलिस। फीमेल एनोफिलिस में टू टाइप ऑफ साइकिल होता है, एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल। एसेक्सुअल को कहा जाता है स्पोरोगोनी और सेक्सुअल को कहा जाता है गैमेटोगोनी। टू टाइप्स ऑफ साइकिल occur in female anopheles। टू टाइप्स ऑफ साइकिल occur in female anopheles। कौन कौन? पहला सेक्सुअल साइकिल और दूसरा सेकेंड इज एसेक्सुअल साइकिल। सेक्सुअल साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड गैमेटोगोनी। सेक्सुअल साइकिल को क्या कहा जाएगा? गैमेटोगोनी। एंड एसेक्सुअल साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड स्पोरोगोनी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो थ्रू गैमेटोगोनी और व्हाट वी कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस।
फर्स्ट क्या है? गैमेटोजेनेसिस। तो जो गैमेट्स ह्यूमन फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो में एंट्री किया, वो क्या किया? माइक्रो गैमेटोसाइट एंड मैक्रो गैमेटोसाइट। तो सबसे पहले क्या होगा? जो माइक्रो गैमेटोसाइट्स है, माइक्रो गैमेटोसाइट्स है, ठीक है, इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होगा। क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, दैट इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, जिसमें इसका जो न्यूक्लियस है, इसका माइक्रोगैमेटोसाइट का डिवाइड मियोटिकली। न्यूक्लियस कैसे डिवाइड करेगा? मियोटिकली। और क्या प्रोड्यूस करेगा? 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई। अब इस 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई में फिर माइटोसिस होगा। क्या होगा? माइटोसिस होगा। और माइटोसिस होने से यह क्या प्रोड्यूस करेगा? 8 न्यूक्लियाई। क्या प्रोड्यूस करेगा? 8 न्यूक्लियाई। नाउ ऑल दिस न्यूक्लियाई आर अरेंज्ड इन अ पेरिफेरी, ठीक है, बिकॉज द सेंट्रल सेल is occupied by the vacuole. 8 nuclei which are arranged in the periphery. 8 nuclei जो कि पेरीफेरी में अरेंज्ड होगा, ठीक है। अब बोला जा रहा है एट द साइट जहां पे ये न्यूक्लियस अरेंज है, एवरी प्लाज्मा लेमा यानी एवरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियाई प्रोजेक्ट आउटवर्ड। एट द साइट जहां पे ये 8 न्यूक्लियाई है, क्या होगा? एवरी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट मतलब बाहर की तरह निकलेगा, प्रोजेक्ट्स आउटवर्ड, प्रोजेक्ट्स आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकलेगा। और क्या फॉर्म करेगा? एंड फॉर्म 8 स्पिंडल शेप्ड, स्पिंडल शेप्ड क्या? प्रोजेक्शन, स्पिंडल शेप्ड प्रोजेक्शन। अब हर एक प्रोजेक्शन में न्यूक्लियस होगा और फ्यू साइटोप्लाज्म होगा। एवरी projection have a nucleus and a few cytoplasm। हर एक प्रोजेक्शन में ये जो स्पिंडल शेपेड प्रोजेक्शन है, सभी में न्यूक्लियस होगा और कुछ साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। अब इसी प्रोजेक्शन को कहा जाता है स्पर्म। क्या कहा जाता है? स्पर्म, ठीक है। और स्पर्म फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एक्स फ्लैजेलेशन, एक्स फ्लैजेलेशन, ठीक है। अब एवरी स्पर्म जो कि एक्स फ्लैजेलेशन से प्रोड्यूस हुआ, इट डिटैचेस फ्रॉम द गैमेटोसाइट। माइक्रो गैमेटोसाइट से हर एक स्पर्म अपने आप को अलग करेगा। कैसे? बाय कंस्ट्रिक्शन फ्रॉम द बेस, मतलब ये से जुड़ा हुआ है ना, नीचे से ये कट के अलग हो जाएगा। एवरी स्पर्म डिटैच मतलब अलग होना, डिटैचेस इटसेल्फ फ्रॉम द गैमेटोसाइट by constriction at the base। बेस से वो कट के माइक्रो गैमेटोसाइट से अलग हो जाएगा, माइक्रो गैमेटोसाइट से अलग हो जाएगा।
तो बोला जा रहा है कि यानी देखा जाए तो 8 स्पर्म एक सिंगल माइक्रोगैमेटोसाइट से फॉर्म हो रहा है। सो 8 sperms are formed. 8 sperms are formed from a single microgametocytes, यानी 8 स्पर्म फॉर्म हो रहा है सिंगल माइक्रोगैमेटोसाइट से। ठीक है, ये हो गया गैमेटोजेनेसिस में पहला पार्ट, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म किससे हो रहा है? माइक्रोगैमेटोसाइट्स। यहां तक समझ आ गया? हाँ, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। माइक्रोगैमेटोसाइट क्या रोल है वो तो पता चल गया। सेकेंड, फीमेल एनोफिलस बॉडी में क्या है? मैक्रोगैमेटोसाइट्स। नेक्स्ट, मैक्रोगैमेटोसाइट्स। मैक्रोगैमेटोसाइट्स माइक्रोगैमेटोसाइट्स की तरह जो मैक्रोगैमेटोसाइट्स है ये ओवम का फॉर्मेशन करेगा। ओवम का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, किस प्रोसेस के द्वारा? बाय द प्रोसेस ऑफ oogenesis. By the process of oogenesis. Macrogametocytes by the process of oogenesis ओवम का फॉर्मेशन करेगा। बेसिकली क्या होता है कि मैक्रोगैमेटोसाइट्स में जब मियोसिस होता है तो ये एक ओवम और 3 पोलर बॉडी बनाता है। ये जो 3 पोलर बॉडी फॉर्म होता है, दिस अंडरगो डीजेनरेशन, ये तुम्हारा नेस्ट हो जाता है। 3 पोलर बॉडीज गॉट डीजेनरेटेड। अब क्या होगा? जो तुम्हारा ओवम होता है उसमें रिसेप्शन कौन होता है? अ प्रोजेक्शन appear in the ovum, उसको क्या बोलते हैं? कोन ऑफ रिसेप्शन। और कोन ऑफ रिसेप्शन में ही स्पर्म एंट्री करता है एंड परफॉर्म फर्टिलाइजेशन। और क्या परफॉर्म करता है? फर्टिलाइजेशन, जिसका रिजल्ट क्या होता है? जाइगोट फॉर्मेशन। व्हाट इज द रिजल्ट? द रिजल्ट इज जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है, नाउ whole of this process up to zygote formation occur in the lumen of crop. Lumen means खाली जगह। Lumen of crops, that is in the stomach portion. Lumen of the crops. Now zygote can form in any mosquito. zygote तक हर मॉस्किटो में हो सकता है, चाहे वो एडिस मॉस्किटो हो जो कि डेंगू कॉज कर रहा है, क्यूलेक्स मॉस्किटो हो जो फाइलेरिया कॉज कर रहा है, या एनोफिलस हो जो कि मलेरिया कॉज कर रहा है। बट फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट, जाइगोट के बाद का जो डेवलपमेंटल फेज है, इट ओनली पॉसिबल इन फीमेल एनोफिलस। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट is only possible in female Anopheles. Further development of the zygote is only possible in female Anopheles. Why? This is the host specialization of female Anopheles. This is the host specialization
होस्ट स्पेशलाइजेशन ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के अंदर ये जो क्वालिटी है कि वो पर्टिकुलर होस्ट में आसानी से अपने एसेक्सुअल या सेक्सुअल फोर्स को कंप्लीट करता है, ये दूसरे मॉस्किटोज में नहीं है। ठीक है, इसलिए जाइगोट तक का फॉर्मेशन तो हर तरह के मॉस्किटो में होता है, बट आफ्टर द जाइगोट फॉर्मेशन द रेस्ट डेवलपमेंटल स्टेज जो होता है दैट इज प्रॉपरली ऑकरिंग इन ओनली इन प्लाज्मोडियम। ठीक है, एंड दैट इज ओनली ऑकरिंग इन फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो बॉडी, और इसका मूल कारण लेकिन प्लाज्मोडियम है, बिकॉज प्लाज्मोडियम सो होस्ट स्पेशलाइजेशन, वो जिस होस्ट में जिस साइकिल को कंप्लीट करता है उसी में ही कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब इसके बाद नाउ वी गो टू द नेक्स्ट फेज दैट इज डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट। यहां तक समझ आ गया? ठीक है, चलो now we go through development of the zygote। development of the zygote। अभी जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट को प्रॉपरली डिस्क्राइब किया है ग्रेसी नाम के साइंटिस्ट ने, प्रपोज्ड बाय ग्रेसी, GRASSI। उन्हें क्या कहा है? दिस थ्योरी टेल्स दैट और सेज दैट ऑल जाइगोट्स आर कन्वर्टेड इनटू अ लॉन्ग worm like structure called ukinite। all zygotes are converted into a long worm like structure, long worm like structure called, क्या कहा जाता है? उकीनाइट। उकीनाइट और वर्मिक्यूल, उकीनाइट और वर्मिक्यूल। नाउ दिस उकीनाइट और वर्मिक्यूल which is a long worm like structure by the help of gliding and wiggling movement, okay, enter the crop wall. These by what? Gliding and wriggling movement enter the crop wall, but located, लेकिन crop wall में कहां पाया जाता है? but located just beneath the upper layer, that is पेरिटोनियम। पेरिटोनियम, लेकिन ये जो क्रॉप वॉल में इंटर करता है, ये उकीनाइट क्रॉप वॉल के जो अपर मोस्ट लेयर है पेरिटोनियम, उसके नीचे पाया जाता है, जस्ट बीनीथ द पेरिटोनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? एक थिन और इलास्टिक कोट जाइगोट के चारों ओर सिक्रीट होगा। अ थिन एंड इलास्टिक कोट secreted around the zygote, secreted around the zygote। और ये जो थिन वॉल है, ये जो थिन और इलास्टिक वॉल है जो अराउंड द जाइगोट फॉर्म हो रहा है, इसको बनाएगा कौन? इट इज बाय द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ जाइगोट एंड द सेल्स ऑफ द क्रॉप वॉल। ठीक है, बाय द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द जाइगोट एंड द सेल्स ऑफ द क्रॉप वॉल। नाउ this stage
इज कॉल्ड, इस स्टेज को क्या कहा जाता है? oocyst। इस स्टेज को कहा जाता है oocyst। और इस स्टेज में 50 to 100 स्मॉल प्रोजेक्शन ऑफ oocyst क्रॉप वॉल में पाया जाता है। एट दिस स्टेज 50 to 100 ओके, क्या? स्मॉल प्रोजेक्शन ऑफ oocyst are found in the crop wall, ठीक है। तो जाइगोट का डेवलपमेंट ग्रेसी ने क्या प्रपोज किया कि जाइगोट फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप इनटू अ लॉन्ग worm like structure that is called ookinete or vermicule, which by gliding and wriggling movement, जैसे केचुआ नहीं होता कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है, मूवमेंट इंटर करता है क्रॉप वॉल में फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो में, और वो क्रॉप वॉल का जो आउटर मोस्ट लेयर है पेरिटोनियम उसके जस्ट नीचे पाया जाता है। एक थिन और इलास्टिक कोट जाइगोट के चारों ओर रिलीज होता है और उस स्टेज को कहा जाता है oocyst, ठीक है। अबाउट 50 to 100 oocyst एज अ स्मॉल प्रोजेक्शन क्रॉप वॉल में पाया जाता है, ठीक है। अब सेकेंड स्टेज होगा, ये हो गया सेक्सुअल स्टेज कंप्लीट। अब सेकेंड स्टेज होगा दैट इज कॉल्ड स्पोरोगोनी, विच इज द एसेक्सुअल स्टेज इन द बॉडी ऑफ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। ओके, यहां तक समझ आया? Second stage is sporogony. Sporogony asexual stage है ये। Sporogony. What is sporogony? Oocyst takes nutrition from the crop wall. oocyst क्रॉप वॉल में जो प्रोजेक्शन की तरह है वो क्रॉप वॉल से न्यूट्रिशन लेगा एंड डेवलप्स इनटू 5 to 6 टाइम, 5 से 6 गुना एक बड़े स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, बिगर स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरोन्ट। बिगर स्ट्रक्चर इसको क्या बोलेंगे? स्पोरोन्ट। SPORONT। ओके, अब क्या होगा? मैनी स्मॉल वैक्यूल्स आर नाउ फॉर्म्ड। मैनी स्मॉल वैक्यूल्स आर नाउ formed in the cytoplasm of sporon। स्पोरोन के साइटोप्लाज्म में बहुत सारा स्मॉल वैक्यूल्स डेवलप होगा। इसके बाद क्या होगा? न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। तो लिखेंगे न्यूक्लियस ऑफ स्पोरोन, ठीक है, undergo free nuclear division to form approx, क्या फॉर्म कर रहा है? approx 10,000 nuclei, approx 10,000 nuclei under free nuclear division to form 10,000 nuclei। अब सभी न्यूक्लियाई जो है ये अरेंज होता है इस स्पोरोन सेल के पेरिफेरी में, क्योंकि इसके सेंट्रल पोजीशन में क्या है? वैक्यूल। क्या है? वैक्यूल, ठीक है। लिखेंगे which
are arranged in periphery, which are arranged in periphery of vacuoles. अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, ठीक है. लेटर ऑन साइटोप्लाज्म डिवाइड्स. अब कौन डिवाइड करेगा? साइटोप्लाज्म डिवाइड्स करेगा. और जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा ये क्या फॉर्म करेगा? एंड कन्वर्टेड इनटू 10,000. ये भी कन्वर्ट होगा 10,000 पार्ट्स. कन्वर्टेड इनटू 10,000 पार्ट्स. तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड किया, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड किया, जिसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोजॉइट. फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोजॉइट. यही है इन्फेक्शियस एसेक्सुअल स्टेज, ठीक है. स्पोरोजॉइट. अब आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रॉप और वॉल ऑफ द स्पोरॉन्ट बस्ट करेगा. आउटर मोस्ट लेयर ऑफ क्रॉप एंड स्पोरॉन्ट वॉल बस्ट करेगा. और जब क्रॉप का आउटर मोस्ट लेयर यानी कि पेरिटोनियम और स्पोरॉन्ट वॉल बस्ट करेगा तो क्या होगा? स्पोरोजॉइट्स आर फाउंड फ्रीली इन द. स्पोरोजॉइट कहां पे पाया जा रहा है? फ्रीली इन द हेमोसील ऑफ. Sporozoites are found freely in the hemocoel of mosquito. हेमोसील क्या है? बोला जा रहा है हेमोसील इज अ ब्लड फील्ड कैविटी. और क्योंकि ब्लड यहां पे कलरलेस होता है तो इसको हेमोलिम्फ कहा जाता है. व्हाट इज हेमोसील? हेमोसील इज अ ब्लड फील्ड cavity, and as the blood is colorless, it is called हेमोलिम्फ. इसको क्या कहा जाता है? हेमोलिम्फ. अब देखो, ऑल स्पोरोजॉइट जो है वो फीमेल के सैलिवरी ग्लैंड में स्टोर होता है. और जब फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को बाइट करता है तो वो सभी स्पोरोजॉइट को इंटर करवा देता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ द ह्यूमन बीइंग. ठीक है. तो यहां तक होगा स्पोरोगोनी का प्रोसेस. अब हम लोग को जानना पड़ेगा व्हाट आर द स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम which cause malaria and among them which is the most pathogenic. जो कौन सबसे ज्यादा पैथोजेनिक, या बोल सकते हैं which is the most fatal, कौन सबसे ज्यादा जानलेवा है. ठीक है, यहां तक समझ आ गया? चलो अब हम लोग पढ़ेंगे स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम. स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम. ठीक है. बुक टू बुक ये वेरी करेगा. कुछ जगह में 60 है, कुछ जगह में अभी नया जो रिसर्च इसमें अबाउट 500 स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम कहा गया है. बट ओनली 4 स्पीसीज आर पैथोजेनिक. 4 स्पीसीज को पैथोजेनिक कहा गया. कौन कौन? देखो, फर्स्ट प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, सेकेंड
Plasmodium oval. Third, Plasmodium falciparum. And fourth, Plasmodium malariae. ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक हो गया, प्लाज्मोडियम ओवल सेकेंड, प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम थर्ड, एंड प्लाज्मोडियम मैलेरी इज द फोर्थ पैथोजेनिक स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम. इसमें से जो प्लाज्मोडियम ओवल है ये कॉमनली इंडिया में फाउंड नहीं होता है. इट इज बेसिकली फाउंड इन फिलीपींस एंड अफ्रीका, नॉट फाउंड इन इंडिया. Commonly found in Philippines and अफ्रीका. कौन सा? प्लाज्मोडियम ओवल. सबसे डेडली कौन है? प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे मोस्ट कॉमन कौन है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. प्लाज्मोडियम ये लिख देते हैं, मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इसमें से लिथल कौन है. ठीक है, देखो, मलेरिया caused by Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum is called lethal malaria. इसको क्या कहा जाता है? lethal malaria. This malaria is also termed as, जो मलेरिया प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम के द्वारा कॉज होता है, द मलेरिया विच इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल फीवर, ट्रॉपिकल फीवर, मैलिग्नेंट फीवर, मैलिग्नेंट फीवर, ब्लैक वाटर फीवर, ब्लैक वाटर फीवर, उसके बाद सेरिब्रल फीवर, सेरिब्रल फीवर, उसके बाद सब टर्शियन फीवर, सब टर्शियन फीवर. ठीक है, और एस्टिवो ऑटोम्यूनल फीवर, एस्टिवो ऑटो इम्यूनल फीवर. इतने नाम से फीवर को बोला जाता है जो कि प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम से कॉज होता है. ट्रॉपिकल फीवर, मैलिग्नेंट फीवर, ब्लैक वाटर फीवर, सेरिब्रल फीवर, सब टर्शियन फीवर एंड एस्टिवो ऑटोइम्यूनल फीवर. नाउ बोला जा रहा है कि ये इतना डेंजरस क्यों है? दिस इज मोस्ट डेंजरस मलेरिया बिकॉज द इन्फेक्टेड आरबीसी एडहियर एंड फॉर्म थ्रोम्बस. वो डिजेनरेट कर जाता है और वो ब्लड क्लॉटिंग कॉज करता है. इसको थ्रोम्बोसिस भी बोलते हैं, थ्रोम्बस बोलते हैं. क्या लिखेंगे? इट इज dangerous as the small as the infected RBC adhere and cause थ्रोम्बस.
ठीक है। नाउ बोला जा रहा है विच इंटरफेयर विद द ब्लड सर्कुलेशन, विच इंटरफेयर, क्योंकि ये ब्लड क्लॉट कॉज करता है, ब्लड क्लॉटिंग, विच इंटरफेयर विथ ब्लड सर्कुलेशन। दो जगह में इसका इंपॉर्टेंट है, कैरोटिड आर्टरी जो कि लाइफलाइन है हमारे ब्रेन के लिए, और एक कैरोनरी आर्टरी जो कि लाइफलाइन है हमारे हार्ट के लिए। कैरोटिड आर्टरी ये क्या करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है हमारे ब्लड ब्रेन को, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है हमारे ब्रेन को। सो ठीक है, तो बोला जा रहा है कि जब ये कैरोटिड आर्टरी ब्लॉक्ड होगा, किसके द्वारा ब्लॉक्ड होगा, ब्लॉक्ड बाय थ्रोम्बस, क्या होगा, जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है इसको ब्रेन डज नॉट गेट प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड, और जब ये लॉन्गर टाइम तक होगा द पर्सन में अंडरगो डेथ। दूसरा कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, ये लाइफलाइन किसके लिए है, हार्ट के लिए। जब इसको ब्लॉक करेगा, ब्लॉक्ड बाय थ्रोम्बस जो कि प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम प्रोड्यूस कर रहा है, तो हार्ट में जब ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं होगा द पर्सन में अंडरगो हार्ट अटैक, पर्सन में अंडरगो हार्ट अटैक। अब बोला जा रहा है कि जब, ठीक है, लॉस ऑफ हेमोग्लोबिन होगा थ्रू यूरिन, लॉस ऑफ हेमोग्लोबिन होगा थ्रू यूरिन, इसको बोला जाता है हेमाटोयूरिया। क्या कहा जाता है, हेमाटोयूरिया। एज अ रिजल्ट ऑफ विच आवर यूरिन फ्रॉम येलो कलर बिकम ब्लैक इन कलर, येलो कलर से क्या होगा, ब्लैक इन कलर, और इसी को कहा जाता है ब्लैक वाटर फीवर। क्या कहा जाता है, ब्लैक वाटर फीवर। साथ ही साथ कहा जाता है कि जो प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम है इसमें डबल सिग्नेट रिंग स्ट्रक्चर और क्रिसेंट गैमेटोसाइट पाया जाता है। इसी से हम पकड़ते हैं कि द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम। कौन सा स्ट्रक्चर, डबल सिग्नेट स्ट्रक्चर एंड गैमेटोसाइट स्ट्रक्चर, दैट इज क्रिसेंट गैमेटोसाइट। फाइनली मलेरिया और प्लाज्मोडियम मैलेरी, ये सबसे डिफिकल्ट है डायग्नोसाइज करना, क्योंकि ये हमारे लीवर में एंट्री करने के बाद इट रिमेन डॉर्मेंट, इट रिमेन इनएक्टिव फॉर वेरी लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इस कारण से प्लाज्मोडियम मैलेरी को डिटेक्ट करना सबसे डॉन्टिंग टास्क है, सबसे टफ टास्क है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, तो ये हो गया स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम का ओवरऑल। अब नेक्स्ट, यहां तक समझ आ गया, ओके। अब देखो आगे, ठीक है। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ मलेरिया। कंट्रोल ऑफ मलेरिया, मलेरिया का जो कंट्रोल है वो दो तरीके से होगा। एक, डायरेक्टली by killing the plasmodium which is the causal organism of malaria, and second, indirectly by killing mosquito who are the spreader of malaria। तो कंट्रोल ऑफ मलेरिया दो तरीके से होगा, डायरेक्ट by killing plasmodium, by killing plasmodium, and second, indirect by destroying mosquitoes, by destroying mosquitoes। ठीक है, सबसे पहले आते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट कंट्रोल,
सबसे पहला डायरेक्ट कंट्रोल क्या है कि प्लाज्मोडियम इज डिस्ट्रॉयड बाय केमोथेरेपी. प्लाज्मोडियम डिस्ट्रॉयड बाय क्या? केमोथेरेपी. केमोथेरेपी. सबसे ओल्डेस्ट ड्रग किसका क्या है मलेरिया के लिए? क्विनॉन. ठीक है, तो लिखेंगे फर्स्ट ओल्ड मेडिसिन लाइक क्विनीन, QUININ. ठीक है, ये किससे ऑब्टेन्ड होता है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिनकोना. ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिनकोना. किस फॉर्म में? एज क्विनीन सल्फेट. एज क्विनीन सल्फेट सॉल्ट. एज क्विनीन सल्फेट सॉल्ट. अब ये जो क्विनीन है, इट डिस्ट्रॉय ओनली दोज स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम विच इंटर आवर ब्लड. इट डिस्ट्रॉय ओनली those stages of plasmodium which is present in our blood. ठीक है, ये हो गया पहला. दूसरा है मैपाक्राइन. मैपाक्राइन डिस्ट्रॉयड मेरोजॉइड्स प्रेजेंट इन ब्लड. मैपाक्राइन, MAPACRINE. It destroy मेरोजॉइड्स इन ब्लड. अगर ब्लड में मेरोजॉइड है तो इसको डिस्ट्रॉय करेगा मैपाक्राइन ब्लड. दूसरा है पैल्यूट्रीन एंड सल्फोडॉक्सिन. पैल्यूट्रीन एंड सल्फाटॉक्सिन. सल्फाटॉक्सिन ये हर उस स्टेज को प्लाज्मोडियम का डिस्ट्रॉय करेगा जो ब्लड में है या लिवर सेल में है. इट डिस्ट्रॉय ऑल द स्टेजेस प्रेजेंट. कहां पे? इन ब्लड एंड लिवर. इन ब्लड एंड लिवर. और मॉडर्न डे में अभी सबसे ज्यादा पॉपुलर जो एंटी मलेरियल ड्रग है वो है डेराप्रिन. डेराप्रिन. व्हाट इज डेराप्रिन? इट इज द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर मलेरिया. इट इज द मोस्ट effective drug for malaria. It destroy, किसको डिस्ट्रॉय करता है? It destroy गैमेटोसाइट्स. ये किसको डिस्ट्रॉय कर रहा है? गैमेटोसाइट्स. ठीक है, तो ये सब ड्रग्स है. पहला क्विनीन, दूसरा मैपाक्रीन, तीसरा पैल्यूट्रीन एंड सल्फाडॉक्सिन, एंड द फोर्थ इज डेराप्रिन, which is the latest drug and the most effective drug used against malarial disease. And by this we directly destroy Plasmodium. Second is indirect. Indirect. Indirect control. कैसे करेंगे इनडायरेक्ट कंट्रोल? बाय डिस्ट्रॉइंग मॉस्किटो. कैसे? पहले केमिकल के द्वारा, दैट इज इंसेक्टिसाइड्स. इंसेक्टिसाइड्स में क्या होगा? जैसे कि DDT, अभी तो ये बैंड हो गया है, डाइक्लोरो डाइमिथाइल ट्राइक्लोरोइथेन. दूसरा है गैमेक्सिन,
ठीक है। तीसरा क्या है, मेलाथियोन। मेलाथियोन आर कॉमनली यूज, ठीक है, इसको स्प्रे किया जाता है टू डिस्ट्रॉय द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटो। दूसरा है बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है, जो लार्विवोरस फीसेस है, ठीक है, उसको यूज किया जाता है। तो लार्विवोरस फीस क्या करता है कि जो वाटर बॉडीज होता है उसमें वो लार्वा को खा जाता है और ऑटोमेटिक फीस का जो मॉस्किटो का पॉपुलेशन है वो कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। लार्विवोरस फीसेस आर यूज्ड, है ना, जो मॉस्किटो के लार्वा को खाता है। सबसे कॉमन है गैम्बूसिया। गैम्बूसिया ये सबसे कॉमन है, 12 में भी पढ़ना है। सेकेंड, ट्रॉट, मिनोज, ओके, ये सब तुम्हारा स्टिकल बैक, एक और लिख लो। These all are larvivorous feces which are used to destroy the larva of the mosquito। और जब मॉस्किटो का लार्वा ही कंट्रोल हो गया तो ऑटोमेटिक है कि हम स्प्रेडिंग ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर रही है, जिससे मलेरिया एक जगह स्पेसिफिक में होगा तब उसका इलाज करना आसानी होगा। इट डज नॉट बिकम एंडेमिक, ये एक महामारी का रूप नहीं लेगा। अब कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स, जैसे कि मलेरिया नाम कौन दिया, मैकक्यूलर। मैकक्यूलो नेम्ड मलेरिया, ये नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड, चार्ल्स लेवरन डिस्कवर्ड प्लाज्मोडियम। चार्ल्स लेवरन डिस्कवर्ड प्लाज्मोडियम। इन्होंने ही डिस्कवर किया प्लाज्मोडियम को। क्या डिस्कवर किया कि फर्स्ट ऑब्जर्व प्लाज्मोडियम इन आरबीसी ऑफ ह्यूमन के आरबीसी में प्लाज्मोडियम को ऑब्जर्व किया और रिवील दैट मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम से कॉज होता है, इसका क्रेडिट जाता है चार्ल्स लेवेरियन को। सर रोनाल्ड रॉस, जिसको सेकेंड नोबेल प्राइज मिला था बायोलॉजी का इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी, उन्होंने ये प्रूफ किया कि मॉस्किटो और मलेरिया के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है एंड मलेरिया इज द स्प्रेडर, स्पेशली फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो इज द स्प्रेडर ऑफ मलेरियल डिजीज एमंग ह्यूमन बीइंग, ठीक है। उनको, सर रोनाल्ड रॉस को नोबेल प्राइज मिला। सर रोनाल्ड रॉस को नोबेल प्राइज मिला, कब, 29 अगस्त 1902। और इसलिए हर साल 29 अगस्त को, ठीक है, क्या सेलिब्रेट किया जाता है, मलेरिया डे, वर्ल्ड मलेरिया डे, वर्ल्ड मलेरिया डे। अब ग्रेसी अभी जस्ट बताए थे, जिसने डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट को भी बताया था प्लाज्मोडियम का। ग्रेसी स्टडीड द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन फीमेल एनोफिलस। ग्रेसी स्टडीड द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, इसमें इन फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। नेक्स्ट, शॉर्ट, जेम्स, हफ एंड टेट। शॉर्ट, जेम्स, हफ and Tate discover or studied the life cycle of Plasmodium in human. Studied the life cycle of Plasmodium in human. Short, James, Huff and Tate. These four scientists
स्टडीड द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन, और प्लाज्मोडियम इन फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो को स्टडी किया था ग्रेसी। ठीक है, तो these all are about plasmodium. In this way the plasmodium topic is ended today. That's all for today. Thank you. Having a nice day.